हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लास्ट वीडियो के टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने देखा था सप्लाई क्या होती है, ठीक है। सप्लाई की डेफिनेशन को हमने काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन करके डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फ्यू एग्जांपल्स, यानी कि किस किस टाइप की सर्विसेज आएंगी, किस किस टाइप की सप्लाई हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंदर, और कुछ उसी के एक्सेप्शन, यानी कि पिछली वीडियो का ही एक्सटेंशन ये वीडियो है। इसके अंदर कुछ आपके सामने केसेस रखूंगा मैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर सप्लाई रखूंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे, आप खुद जज कर पाएंगे कि ये सप्लाई का पार्ट बनना चाहिए या नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक इंसान है ऋषभ नाम का। उसने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए और फिर उसने उसको यूज़ करने के बाद सेल कर दिया, सेकेंड हैंड मार्केट में सेल कर दिया जैसा कि बोलते हैं। तो क्या इस चीज़ पे जीएसटी लगेगा? तो नहीं, क्योंकि वो पर्सनल पर्पसेस के लिए थी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मणिकर्णिका ने अपने गोल्ड के बैंगल्स और इयररिंग्स को बेचा आभूषण ज्वेलर्स को। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आ जाती है कि यहाँ पर एक ज्वेलर्स बिजनेसमैन आ गया बीच में, ठीक है। मणिकर्णिका इज अ पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन है, कंज्यूमर है, जो कि सेल कर रही है अपने बैंगल्स को किसी बिजनेस को। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है कि क्योंकि जो सेल है वो एक इंडिविजुअल कर रहा है ज्वेलर को, तो ये भी सप्लाई नहीं बनेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कुछ ये जो आपके सामने एग्जांपल्स मैंने रखे हैं, जो हमने इनको डिस्कस किया दोनों को, ये डिपार्टमेंटल एफएक्यूज में आया था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर, और हमारे प्रेस रिलीज के अंदर ये चीज़ें आई गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि बिजनेस जो है उसके अंदर वोकेशन भी इंक्लूड होता है, तो उसके लिए सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अ वोकेशन वो भी सप्लाई के अंदर आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस जहां पे भी आता है वहां पे हम बात करते हैं कि बिजनेस इज एनी काइंड ऑफ वोकेशन। तो यहां पर वो भी अगर चीज़ें आती हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड लेकर के चलेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि सुंदरम आचार्य एक फेमस एक्टर है, आई गेस मैंने कभी नाम नहीं सुना, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम, द कंसिडरेशन फ्रॉम विच सेल्स टू बी डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है काइंड ह्यूमन। थोड़ी सी रिसेम्बलेंस है किसी और नाम से। अब वो जो पेंटिंग है जो एक्टर बेच रहा है, अब वो जो काम कर रहा है, जिस काम के लिए वो पैसा जाने वाला है, वो यहाँ पर इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक चैरिटेबल चीज़ है। बट उसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना गाइस, सिंपल सी बात है, उसने जो सेल करी है वो सप्लाई बनी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यानी कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबके बिल्स उनके पास आते हैं, वो उनके बिहाफ में सारे बिल्स को सबमिट करते हैं और बाकी रेजिडेंट्स से वो पैसा कलेक्ट करती है, ठीक है, इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस, कुछ छोटे सा चार्ज लेके वो ये काम कर देते हैं। तो जो ऐसी सर्विस है, ये जो क्लब या एसोसिएशन जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसका क्या होने वाला है कि वो सप्लाई ही मानी जाएगी और ये बिजनेस के अंदर आएगी, क्योंकि वो भी एक बिजनेस है, दे आर डूइंग समथिंग इन कंसिडरेशन। वो उन सब लोगों से पैसा लेके उनके बिहाफ में बिल सबमिट कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग समथिंग फॉर कंसिडरेशन, तो वो यहां पर आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स इंक्लूडिंग थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स एक्सेट्रा, ऐसी किसी भी जगह पर किसी को आप एंट्री दे रहे हैं तो वो चीज़ क्या होने वाली है? तो गाइस वो चीज़ हमारे पास कंसिडरेशन पे करके वहां पे एंट्री हो रही है, तो वो हमारे पास जीएसटी के अंदर आ जाएगी। पहले इन चीज़ों के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से होता था, जो कि सबस्यूम हो गया है जीएसटी के अंदर ही, तो ये यहाँ पर इस ढंग से चलने वाला है। ओके गाइज, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जो कि रेस क्लब की है, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिस्टर और लाइसेंस टू बुक मेकर, इन सारी एक्टिविटीज का क्या होने वाला है? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज हैं, उन सारी एक्टिविटीज को इसमें मान के चलेंगे, जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जो फैसिलिटेट कर रही हैं वेजरिंग को, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेजरिंग जो है, जो ये सट्टा लगाना या हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाना, वो चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है जिस भी चीज़ों की वजह से, तो उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऐसी एक एक्सेप्शन यहां पर दी गई है फॉर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रूल, जो कि है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन की तरह आता है वो कि बिजनेस में नहीं भी है, लेकिन गाइस ध्यान रखना है यहां पर सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, यहां पर सर्विसेज यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये एक मेन पर्पस है जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कॉस्ट पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिस्कस करना कि वो क्या चीज़ें हैं, वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है उसका। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस करने वाले हैं।
सो गाइस सबसे पहले अगर कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक एंटर किया जाता है। अब ये क्या होता है, तो गाइस क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ गवर्नमेंट एंड देयर इज अ पर्सन जो कि ऑयल बिजनेस के अंदर है, ठीक है, वो या तो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है या उसको ढूंढ रहा है या उसकी माइनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ऑयल बिजनेस के अंदर है। तो उस चीज़ के अंदर आप ऑयल बिजनेस का काम ऐसे ही नहीं कर सकते उठ के, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लीज लेनी पड़ेगी। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपने लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से, लीज पे ये चीज़ आपने ले लिया कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे आप माइनिंग करेंगे, आप इसमें से ऑयल एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगी आपसे एक प्रोडक्शन शेयरिंग करेगी, यानी कि जितना भी आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं, आपके एक्सपेंसेस उसको आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है। उस एक्सपेंसेस को रख के उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो इस ढंग से होता है ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब द क्वेश्चन इज कि जो एक्सपेंसेस के लिए आपने पैसा रखा, क्या इस चीज को आप गवर्नमेंट के लिए कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप गवर्नमेंट के बिहाफ में माइनिंग कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कुछ, तो उसको इस ढंग से कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पर डिफरेंस यही है कि जो आपने कॉस्ट अलग से रखी है अपने पास, जिसमें से आप गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं दे रहे हो, वो गाइस आपने अपने लिए खर्च की है ताकि आप उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सके, उस जगह को ढूंढ सके, माइनिंग कर सके। उस चीज के लिए आपने उस चीज को एक एक्सपेंस इनकर किया है, तो वो आपका खुद के ऊपर खुद का खर्चा है, तो उसके लिए आपको जीएसटी पे करना जरूरी नहीं है, वो जीएसटी के पर्व्यू के अंदर नहीं आएगा। सो इस मैनर में ये यहां पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके गाइज। आगे चलते हैं, यहां पर दिया गया है कि जो कॉस्ट पेट्रोलियम हमने जो बात की, यहां पर दो एलिमेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। एक आ गया प्रॉफिट एलिमेंट, जो प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट से। एक आ गया कॉस्ट एलिमेंट कि जो खर्चा आपका लग रहा है वो आप काट के अपने पास बचा रहे हैं, जो गवर्नमेंट को उसमें से कुछ भी आप पे नहीं कर रहे हो। तो वो जो कॉस्ट पेट्रोलियम है उसको हम बोलेंगे, जो कॉस्ट एलिमेंट है उसको बोलेंगे कॉस्ट पेट्रोलियम, और जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट पेट्रोलियम। सो इजी, राइट। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ये आएगा कि उस चीज को सप्लाई में नहीं मानते, ठीक है, और उस चीज को हम आपके खुद के पर्पसेस के लिए है, तो उसको जीएसटी के अंदर वो नहीं आने वाला, ओके। अब गाइस बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है काफी वाइड हो जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा डेफिनेशन के अंदर कि मनी को तो पहले ही उठा के बाहर रख दिया, ओके। मनी के अंदर क्या क्या आता है, लाइक हमारे पास जो ये सब चीजें हैं मनी के अंदर जो आती है डेफिनेशन के अंदर, लाइक प्रोमिसरी नोट्स आ गए हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट इन मनी एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर सच सर्विसेज। अब गाइस हमारे पास आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ इसके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा कि मनी को तो पहले उठा के बाहर फेंक दिया था कि मनी जो है वो ना सप्लाई में सर्विसेज में आने वाली है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आने वाली है, तो उसको तो पहले ही निकाल के साइड में रख दो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मनी के अलावा चीज़ों को। मनी के अंदर क्या क्या आता था, जो कि हमने देखा था कि प्रॉमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और चेक्स, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें मनी के अंदर आती थी। इन इंस्ट्रूमेंट इन इट सेल्फ इज नॉट गुड्स और अ सर्विस, बट इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डील करना इज अ सर्विस। अगर आप किसी को फैसिलिटेट करवा रहे हैं, अगर किसी को प्रॉमिसरी नोट साइन करना है, किसी को ड्राफ्ट चाहिए, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, इस चीज़ को फैसिलिटेट कराने के लिए आप जो खर्चा कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं वो चीज़ जीएसटी के अंदर आएगी। बट ये जो मनी है इन इट सेल्फ कांट बी इन दैट डेफिनेशन ऑफ गुड्स और या फिर सर्विस, ओके। सो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले देखते हैं कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं। तो मनी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे गाइस सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे कि आपने देखा है ये ग्रांट किए जाते हैं, फेस वैल्यू से कुछ डिस्काउंट पे इशू होते हैं और इवेंचुअली पूरी की पूरी अमाउंट इसमें आपको रिटर्न मिल जाती है। तो ये चीज़ मनी की ही डेफिनेशन में आ जाएगी, यहां पर ये क्लियरली कह दिया गया है। तो जीएसटी जो होगा वो लगेगा उन सर्विस चार्जेस पे, इनकी ट्रांजेक्शन्स के लिए जो सर्विस चार्जेस लग रहे हैं उन चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा इन मनी इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर मेकिंग ड्राफ्ट। यानी कि वो किस टाइप की हो सकती है, तो यहां पर एग्जांपल की तरह आप ये चीज को लेके चल सकते हैं कि आपका ड्राफ्ट बनाने का खर्चा है, कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करने का एक्सपेंसेस है, या फिर हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट का या फिर हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर ये चीज़ें इशू करने के जो चार्जेस हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो यहां पर जीएसटी में पकड़ लिया जाएगा, बट मनी को बाहर रख दिया गया है इन इटसेल्फ, ठीक है। सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे आगे, तो सिक्योरिटी डिफाइन किया गया है, यहां पर दिया गया है एससीआरए एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज को कि उसके अंदर क्या क्या आता है। आप पहले भी अपने लॉ के अंदर भी और हर चीज़ों के अंदर इस चीज़ को कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आए हैं, तो यहां भी थोड़ा सा एक नज़र मार ही लेते हैं।
तो सबसे पहली बात क्या आएगी कि हमारे पास शेयर्स हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर in or of any incorporated company or other body corporate. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास डेरिवेटिव्स, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसीप्ट्स, यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द इन्वेस्टर अंडर द म्यूचुअल फंड स्कीम. म्यूचुअल फंड को भी यहां पर रख लिया है. फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर सकती है जो कि SCRA की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज. अब गाइस बात करते हैं यहां पर डेरिवेटिव्स की. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि जैसा कि आपने SFM में भी देखा है और काफी आप पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव को, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और चीज से. यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो शेयर से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं. ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे उन्हीं चीजों की. फ्यूचर सबसे पहले हम देखते हैं. फ्यूचर्स क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये, ठीक है, इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. पहली बात तो द प्राइस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स. ठीक है, उस जिस स्टॉक के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, उस स्टॉक के अंदर उसकी प्राइस छुपी हुई है, उसके बेसिस पे उसकी प्राइस डिफाइन की जाती है, उसके इंडेक्स के बेसिस पे उसकी प्राइस डिफाइन की जाती है. और सर्टेन अप्रूव्ड करेंसीज एंड सेटलमेंट हैपन्स नॉर्मली बाय वे ऑफ नेट सेटलमेंट. यानी कि एक्चुअल डिलीवरी यहां पर कुछ नहीं होती है, नेट सेटलमेंट के फॉर्म में इसकी सेटलमेंट हमेशा नॉर्मली होती है. ओके, अब इसके जीएसटी इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. गाइस ये ध्यान से देखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में छोटे मोटे आ सकते हैं. 2 नंबर में या 4 नंबर में आपके सामने ऐसी एक सिचुएशन रख दी जाएगी और आपको देखना होगा कि इसमें करना क्या है. तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 टाइप के यहाँ पे सर्कमस्टेंस होते हैं. एक होता है हमारे पास नेट सेटलमेंट वाला और दूसरा होता है हमारे पास कि जिसमें एक्चुअल डिलीवरी हो रही है. यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस कर लिया. 2 सर्कमस्टांस होंगे. जिस दिन वो पर्टिकुलर डेट आएगी, या तो आप लोग आपस में नेट कर लोगे उस चीज को कि जितने पैसे, अगर आपका रेट बड़ा है उस चीज का, तो आपको जो बैलेंस पे करना होगा या बैलेंस आपको रिसीव करना होगा, या फिर उस डेट पे आपको पर्टिकुलर डिलीवरी एक्चुअल में वो सिक्योरिटीज को डिलीवर करना होगा सामने वाले बंदे को. तो ये 2 सर्कमस्टेंस यहां पर बनते हैं. इन्हीं के बेसिस पे वेरी करेगा कि इसकी जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होने वाली है. तो गाइस वो वहां पे होगा कि सिंस द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, दीज क्वालिफाई एज सिक्योरिटीज. क्योंकि सिक्योरिटीज के अंदर हमने यहां पर देखा सबसे पहले कि डेरिवेटिव्स यहां पर इंक्लूड होते हैं, यहां पर हमें दिया गया है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिंस द फ्यूचर डेरिवेटिव्स एंड दस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. अब गाइस यहां पर आ गया एक बड़ा सा हाउ एवर. ओके, however where the future contracts have a delivery option, इसीलिए मैंने आपको आपके सामने इस चीज को अच्छे से डिफरेंशिएट करवाया था. अगर डिलीवरी ऑप्शन है आपके सामने तो उस केस के अंदर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा. टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी or underlying commodity or currency, then such forward contract would be treated as normal supply of goods and liable to GST. Okay guys, next point आता है हमारे पास forward contract. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इज एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड टू परचेज और सेल अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कमोडिटी. ठीक है, यहां पर 3 चीजें प्री डिटरमाइंड हैं: अमाउंट ऑफ कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस. यानी कि क्या क्या हमारे पास आ गया? डेट प्री डिटरमाइंड हो गई, हमारे पास इसका प्राइस प्री डिटरमाइंड हो गया, हमारे पास वो पर्टिकुलर कमोडिटी प्री डिटरमाइंड हो गई. ये चीजें हम एडवांस में ही डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं कि इस फॉलोइंग डेट को इस रेट पे ये चीज सेल होने वाली है. दैट्स इट, दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब ये काम कैसे करता है? यहां पर भी सेम चीज अप्लाई होती है कि या तो इसका नेट हो जाएगा या फिर इसकी एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी. जीएसटी इंप्लीकेशन भी यहां पर ऑलमोस्ट सेम बनता है. वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी of underlying commodity currency, then such forward contract would be treated as normal supply of goods and liable to GST. Okay. अब यहां पर बात हो रही है where the settlement takes place by way of net settlement of differential, तो वो यहां से बाहर हो जाएगा, outside purview of GST आ जाएगा. Okay guys, next point आता है हमारे पास lending of securities under securities lending scheme. अब ये क्या है? तो गाइज यहां पर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिया गया है कि एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी है. ठीक है, वो बीच में बैठा है एक लैपटॉप खोल के अपने सामने, उसके पास स्क्रीन पे सिस्टम है, उसके पास सेलर्स भी हैं, उसके पास बोरोवर्स भी हैं, उसके पास लेंडर्स भी हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी ने लोन लिया हुआ है, उसके पास सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल डेट है उसके पास कोई भी चीज़ का, किसी भी फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो सकता है वो, या फिर कोई सिक्योरिटीज़ हैं जो उसके अंडर रजिस्टर्ड हैं. अब वो क्या करेगा? सामने वाला बंदा, उसको बोरो करनी है ये सिक्योरिटीज़. ये लेंडर है जिसने ऑलरेडी बोरो की हुई है, उसको यहां तक आगे तक पहुंचाना है.
तो इनके बीच में काम करता है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, जो कि इन दोनों के बीच में डील करवाता है। बाकी इन दोनों की आपस में एनोनिमिटी रहती है, ये दोनों नहीं जानते एक दूसरे को, ठीक है। इसने भी एक इंटरमीडियरी से लिया है, इसने भी इंटरमीडियरी को दिया है, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम के बाद ये जो बोरोवर है ये अपनी सिक्योरिटीज इसको वापस कर देगा लेंडर को, अलॉन्ग विद ऑल द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। तो ये भी एक टाइप की बिजनेस होता है जो सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर रन करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो लेंडर ऑफ द सिक्योरिटीज होगा वो लैंड करेगा अपनी सिक्योरिटी थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी टू द बोरोवर अंडर एन एग्रीमेंट टेम्परेरी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब लेंडर को इसको फायदा क्या होता है, उसको इस चीज की मिलती है लैंडिंग फीस फॉर लैंडिंग देयर सिक्योरिटीज टू बोरोवर्स। अब जो है सिक्योरिटी जो है वो लैंड की जाती है इस कंडीशन पे कि जो बोरोवर होगा वो रिटर्न करेगा इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज एज इट इज, सेम टू सेम उठा के उस चीज को उसको देगा वो, ठीक है, फॉर द सेम टाइप और क्लास एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड अलोंग विद कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। जितने भी उसको डिविडेंड अगर उसको रिसीव हुआ है उसको, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, बोनस मिला है, कुछ भी मिला है, तो उन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के साथ इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज उसको वापस करनी है, जरूरी नहीं है सेम सिक्योरिटी वापस करेगा वो। उन सिक्योरिटीज को अगर उसको बीच में प्रॉफिट लगता है तो वो बेच सकता है। इवेंचुअली जब उसको वापस करने का टाइम आएगा तो वो दोबारा मार्केट से उन्हीं सिक्योरिटीज को उसी रेट में, उसी डिविडेंड के साथ सब कुछ चीजें उसको उठा के वापस सौंप देगा, ओके। इन ऑर्डर टू लैंड द सिक्योरिटीज, जो SLS होगा, ये एक इनका मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि वो एक लैपटॉप पे स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें ये चीजें डील करते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, एनोनिमिटी इन दोनों के आपस में बनी रहती है। अब ऐसी जो ट्रांजेक्शन है तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम से ये चीज होती है जिसमें मैचिंग मैकेनिज्म होता है, प्रोवाइडेड द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ने ये चीजें प्रोवाइड की हुई है सर्विसेज। अब यहां पर क्या कहते हैं कि एज सीन अर्ली इन दिस चैप्टर, जो सिक्योरिटीज हैं वो या तो ना तो कवर्ड है डेफिनेशन ऑफ गुड्स में, ना ही कवर्ड है डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर, तो वो आउटसाइड परव्यू ऑफ GST हो जाता है, ओके। देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज व्हिच इन्वॉल्व्स डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ सप्लाई इन GST एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। लेकिन यहां पर बात क्या आती है, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। जब सिक्योरिटीज की हम बात करें तो वहां पर एक सिंपल सी अजम्पशन यही होती है, जब सिक्योरिटीज के बारे में अगर हम गुड्स में, सर्विसेज में उसको नहीं डाल रहे हैं तो हम उस पॉइंट को नहीं डाल रहे हैं जहां पर डिस्पोजल की बात हो रही है सर्विसेज की, सॉरी सिक्योरिटीज की। अगर आप सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं यानी आप डिस्पोज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST हो जाएगी। बट क्या ये जो हमने आपके सामने सर्कमस्टेंस रखा जिसके अंदर हमने बात की हमारे एक लेंडर के बारे में, बोरोवर के बारे में, एंड बीच में हमारे इंटरमीडियरी के बारे में, क्या यहां पर कोई सिक्योरिटी सेल हो रही है? वो लैंड कर रहा है, एज इट इज सिक्योरिटीज वापस लेगा। तो गाइस दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सर्विस। वो एक सर्विस, वो कुछ टाइम के लिए रखने के लिए उसको अपनी सिक्योरिटीज दे रहा है और बाद में उसको वापस लेगा। डिस्पोज नहीं हो रही है सर्विसेज, सिक्योरिटीज यहां पर। तो यहां पर सिचुएशन पलट जाएगी। यहां पर क्या होने वाला है कि द SLS है यानी सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम जो है उसको लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज उसको डिस्पोजल नहीं माना जाएगा। Therefore is not excluded from the definition of service, यानी कि सर्विस की डेफिनेशन से ये बाहर नहीं है, ये अभी भी डेफिनेशन में बचा हुआ है, वहीं टिका हुआ है अभी भी ये। अब इसके बारे में क्या होने वाला है, तो द लैंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम द बोरोवर ऑफ सिक्योरिटीज हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन एंड इज टैक्सेबल अंडर GST। तो गाइज यहां पर बात हो रही है सिक्योरिटी की, बट क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग है तो ये GST के अंदर आ जाएगा हमारे पास। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अभी तक वीडियो के अंदर हमने 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल देखी है। सबसे पहले हमने एक्सप्लोरेशन वाला पॉइंट देखा, पेट्रोलियम वाला, कोस्ट पेट्रोलियम, जहां पर हमने क्लियरली डिस्कस किया कि जो कोस्ट पेट्रोलियम है वो इंसान अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, वो किसी और के लिए खर्चा करके उसको वसूल नहीं कर रहा है, अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, उसके कमाई हुए पैसे को अपने पास रख रहा है, दैट्स इट। तो वो GST से बाहर है। फिर हमने पहले मनी के बारे में बात किया, तो मनी इन इट सेल्फ GST में सब गुड्स और सप्लाई दोनों से बाहर है, बट मनी के लिए डील करना यानी ड्राफ्ट को बनवाना, कमर्शियल पेपर्स को इशू करना, ये बाहर नहीं है GST से, इस पे GST लग जाएगा। फिर हम आए सिक्योरिटीज में, हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा, दोनों में नेचर सेम था। अगर नेट सेटलमेंट है तो GST में नहीं आएगा, और अगर एक्चुअल डिलीवरी है तो वो GST के अंदर आ जाएगा, ओके। अब बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि GST इंप्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड डेट। तो गाइज यहां पर क्या आता है कि सेल, परचेज और एक्विजिशन, सेल खरीदना, सॉरी सेल करना, उसको खरीदना, उसको एक्वायर करना, उसको असाइन करना किसी भी सिक्योर्ड डेट को डज नॉट कंस्टिट्यूट एज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव एंड हेंस सिक्योरिटी।
डेरिवेटिव की फॉर्म में आ गया तो सिक्योरिटी के अंदर आ गया, सिक्योरिटी भी बाहर है, मनी भी ऑब्वियसली बाहर है। तो गाइज इसको यहां पर इस ढंग से यहां पर ये हो जाएगा। अब आता है जीएसटी इंप्लीकेशंस ऑन ट्रांजैक्शंस इन इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, एसएफएम में आपने देखा है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, एसएफएम में आपने देखा है, वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। Okay, and such instruments are derivatives being securities based on contracts of difference. Okay, क्योंकि डिफरेंस इसमें शेयर होता है स्वैप के अंदर भी, और इंटरेस्ट रेट स्वैप भी और फॉरेन एक्सचेंज स्वैप भी आपने एसएफएम में ध्यान से देखा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एसएफएम पढ़े तो उसके अंदर उस क्वेश्चन के सामने अलग से लिख देना कि हाँ दिस इज आउट ऑफ जीएसटी, यहां पर टैक्स नहीं लगने वाला। ओके, फिर आता है हमारे पास एक बात यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है कि इफ सम सर्विस चार्ज और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस और ब्रोकिंग चार्जेस या फिर कोई भी ऐसी फीस या कोई भी चार्जेस इन ट्रांजैक्शन पे लग रही है तो क्या वो जीएसटी में आएगी? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। तो वो यहां पर सेम वे में आती, जैसे कि मनी के टर्म में हमने इशुएंस और ड्राफ्ट मेकिंग के ये सब चार्जेस देखे थे, सेम वे इसके अंदर ये सब चीजें आएंगी। द सेम वुड बी कंसिडरेशन फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। प्रीटी सिंपल गाइज। जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस, यानी कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं डिपॉजिट, आप लोन दे रहे हैं, आप एडवांसेस दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा? सिंस by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration represented by way of interest or discount is exempt, यानी कि आप किसी से डिपॉजिट रख रहे हैं अपने पास तो उसको आप बदले में इंटरेस्ट देंगे, आप किसी को लोन दे रहे हैं उससे बदले में इंटरेस्ट लेंगे। सो इन सो फार एज, यानी कि जब तक द ट्रांजेक्शन द कंसिडरेशन इज ए फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो वो तब तक जीएसटी से बाहर रहेगी। इट विल बी, और इट्स नॉट आउट ऑफ डेफिनेशन, इट्स एग्जेम्प्ट, जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास आएगा, एग्जेम्पशंस के बारे में डील करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अभी तक हम मनी की बात कर रहे थे, हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं जो कि बाहर थे जीएसटी से, बट यहां पर एक कन्वर्सेशन आई है जहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंसिडरेशन इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर है, वहां पर गाइज वो एग्जेम्प्ट है, डेफिनेशन से बाहर नहीं है। तो उसकी भी ट्रीटमेंट अलग से होता है। कभी कभी अगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स लगाना होगा तो उनको सिर्फ एग्जेम्पशन रिमूव करनी है, उनको डेफिनेशन में इंक्लूड करने की नीड नहीं पड़ेगी। सो आगे अगर हम चले तो यहां पर आएगी बात गाइज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हम लास्ट डेफिनेशन में भी अच्छे से हमने बात की थी और अभी भी हमने देखा था कि अगर आप बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं सर्विसेज को, और बिजनेस के अंदर नहीं भी है एंड आप कंसिडरेशन दे रहे हैं तो उस केस के अंदर वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स थे, एक बार इनको जरूर रीड करना एंड आई बिलीव कि आपको इस वीडियो में एक्चुअल में कुछ अच्छा आउटपुट मिला होगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी जो कि आपको आगे भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी एज अ सीए प्लस आपके एग्जाम्स के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।